जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज बघेल, आपका इकोनॉमिक्स का टीचर, आज क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 की वीडियो नंबर 4 लेकर आया हूं। अपनी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेप्रिसिएशन क्या है, स्टॉक एंड फ्लो क्या कंसेप्ट्स हैं और इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स को भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या है। जब कोई भी असेट्स हम लोग परचेज करके लेके आते हैं तो आप कुछ समय के बाद उसकी वैल्यू में कुछ कमी आ जाती है, तो उस कमी को ही हम लोग बोलते हैं बेटा डेप्रिसिएशन। जैसे एग्जांपल दूं, अगर मैं आज एक बाइक परचेज करके लेके आया और 1 साल मैंने उसको यूज़ किया, तो 1 साल के बाद क्या उस बाइक की वही वैल्यू होगी जो आज है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस बाइक की वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आएगी। तो जो कमी आई है उसी को हम बोलेंगे बेटा डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन मेनली 3 वजहों से लगती है। डेप्रिसिएशन ऑफ असेट इज मेनली ड्यू टू द 3 रीजन। ये 3 रीजन क्या है? पहला है नॉर्मल वियर एंड टियर, सेकंड पासेज ऑफ टाइम, थर्ड है आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। और इसको देखते हैं फॉर्मूले को मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग जब ग्रॉस वैल्यू में से, ग्रॉस फिक्स असेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते तो हमारे पास नेट वैल्यू आ जाती है। अगर हम लोग ग्रॉस वैल्यू निकालना चाहें तो ग्रॉस वैल्यू के लिए हमें नेट वैल्यू और डेप्रिसिएशन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम लोग डेप्रिसिएशन के मेन रीजंस को देखते हैं। पहला रीजन है नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब है अगर हम किसी असेट्स को कंटिन्यूसली यूज करेंगे, रेगुलरली यूज करेंगे, तो उस असेट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो समय के साथ कम होती जाएगी, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो उस प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों कम हुई? क्योंकि हमने उसका रेगुलर यूज किया। तो उसको बोलते हैं बेटा नॉर्मल वियर एंड टियर। सेकंड है पासेज ऑफ टाइम। अगर कोई भी एसेट हम लोग परचेज करके लेके आए, चाहे हम उसको यूज भी ना करें, हमने एज इट इज उसको रख दिया, तो भी उसकी वैल्यू में कुछ कमी आएगी। वो क्यों कमी आएगी? वो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, नेचुरल रीजंस की वजह से। कैलेमिटीज नहीं, नेचुरल रीजंस होंगे, जैसे आपका रेन, विंड्स, पॉल्यूशन, धूप, इस सभी वजहों से उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आएगी। उसको बोलते हैं बेटा पासेज ऑफ टाइम। थर्ड है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? जैसे आपकी कोई भी एक असेट आज लेके आया, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से आपको पुरानी सेट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एक न्यू सेट लेके आनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये 3 रीजन है जिसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी हम लोग मान लो 1 करोड़ रुपए की एक मशीन लेके आते हैं और हमने सोचा ये मशीन नेक्स्ट 5 ईयर्स और चलेगी, 5 ईयर्स तक हम इसको यूज़ कर पाएंगे। 5 ईयर्स के बाद ये मशीन बेकार हो जाएगी, हमें एक अदर मशीन परचेज करनी पड़ेगी। तो ठीक है, अब क्या अगले 5 साल बाद हमारे पास 1 करोड़ रुपए कैसे आ जाएंगे? जादू से आ जाएंगे क्या? ऐसा तो संभव है नहीं। हमें वो पैसा धीरे धीरे कलेक्ट करना पड़ेगा उस असेट को खरीदने के लिए। तो किसी भी असेट को, नई असेट को रिप्लेस करने के लिए, पुरानी असेट को रिप्लेस करने के लिए हम एक न्यू सेट लेके आते हैं, तो उस असेट को खरीदने की जो हमें पैसे की जरूरत होती है, तो हम वो धीरे धीरे कलेक्ट करते हैं एक फंड के रूप में, जिसको हम बोलते हैं बेटा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं स्टॉक एंड फ्लोज। स्टॉक्स क्या है, फ्लोज क्या है? तो देखिए, हमने अपनी इकोनॉमी में बहुत सभी चीज़ों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, स्टॉक्स या फ्लोज। तो स्टॉक्स किसे कहेंगे, फ्लोज किसे कहेंगे, वो देखते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी समय पर मेजर कर सकते हैं कि ये कितना है, एक्चुअल कितना है, तो हम इसको बोलेंगे स्टॉक। जैसे कि मेरी फर्म में आज कितना पैसा लगा हुआ है, मैं बता दूंगा मेरी फर्म में 50 लाख रुपए लगे हैं या 1 करोड़ रुपए लगे हैं, तो कितनी कैपिटल लगी हुई है, ये हो गई आपकी स्टॉक। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लो। फ्लो क्या है? जब कोई भी चीज़ जिसको बताने के लिए मुझे टाइम को स्पेसिफाई करना पड़े कि कितने समय में ये हुआ है, तो उनको सभी को बोलते हैं फ्लो। जैसे मैं बात करूँगा कैपिटल की, तो कैपिटल तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, ये हो गया आपका स्टॉक। अब मैं बात करूँगा इनकम, मुझे मेरी इनकम कितनी है, तो मैं बता दूंगा मेरी मंथली इनकम इतनी है, मेरी 1 ईयर की इनकम कितनी है, मुझे टाइम साथ में लेना पड़ा, इनको हम बोलते हैं बेटा फ्लो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब मैंने स्टॉक एंड फ्लो के बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, आप देख लेना एक बार। अब हम आते हैं
4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी के सेक्टर क्या है। फर्स्ट सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर में वो लोग आते हैं जो अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और उनको हम ओनर्स भी बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली 4 होते हैं, आगे बताता हूँ मैं। सेकंड, प्रोड्यूसर सेक्टर कौन है? प्रोड्यूसर सेक्टर वो सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी में जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स बनाने वाले, मैन्युफैक्चर जिसको हम बोलते हैं। और हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर्स हैं। इनके ओनर होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर वाले, और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से या तो रेंट पर लेते हैं या फिर हायर करते हैं इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के मेनली 2 काम होते हैं, एक तो वेलफेयर एजेंसी का काम होता है, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर होता है। वेलफेयर एजेंसी मतलब सब्सिडी देना, डिफेंस वगैरह, एक डिफेंस में लोगों की सेफ्टी करना, रोड बनाना, ये सारी चीज़ें। और प्रोड्यूसर में मतलब गवर्नमेंट स्टील बनाती है, ऑयल प्रोड्यूस करती है, ये सारी चीज़ें। फोर्थ हम देखते हैं द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हम लोग ऐसा नहीं है, गुड्स जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो गुड्स हम अपनी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। हम बहुत सारे गुड्स के लिए अदर कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। जैसे ऑयल है, ऑयल हमारे यहाँ नहीं बनता, हम लोग फॉरेन से, इराक, ईरान से इसको इंपोर्ट करते हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें रहती हैं बेटा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।